नमस्कार। देश दिन भर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अम्बासा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लेफ्ट और कांग्रेस पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले राज्य को हीरा बनाने का वादा किया गया था, उस पर काम किया गया। बता दें कि हीरा का मतलब हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज की कनेक्टिविटी से है। ये बड़ी खबर, त्रिपुरा में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, ये बोलते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। त्रिपुरा चुनाव में मेरी पहली जनसभा। और मैं याद करिए, हिंसा के उस दौर में महिलाओं पर, हमारी बहनों, हमारी बेटियों पर कितने अत्याचार हुए थे। लेकिन आज त्रिपुरा में महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाओं का जीवन आसान बनाने वाले काम हो रहे। अभी मेरे त्रिपुरा की एक मां ने आकर के मुझे पगड़ी पहनाई। सिर्फ पगड़ी पहनाई नहीं, बहुत ही एक बेटे को जैसे आशीर्वाद दे, उस मां ने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है। 5 साल पहले जब मैं त्रिपुरा आया था तो आपसे हीरा, HIRA, हीरा यानी हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे का वादा किया था। त्रिपुरा के विकास को हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे से सशक्त करने के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार ने दिन रात काम किया है। त्रिपुरा में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी करने का काम तेज गति से चल रहा है। कांग्रेस के बरसों के कुशासन में एक बहुत बड़ी पीड़ा भुगती है। ये पीड़ा थी स्वास्थ्य की सुविधाओं में कमी। 5 साल पहले क्या किसी और दल को अपना झंडा भी गाड़ने दिया जाता था क्या? त्रिपुरा में ज्यादातर जगहों पर पहले एक ही पार्टी का झंडा फहराने की इजाजत थी। उनके लोकतंत्र की ये डेफिनेशन थी। बाकी कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। वहीं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 2 दिन चलने वाले G20 इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल की आज से शुरुआत हो गई है। इस फूड फेस्टिवल में देश के 14 राज्य और 11 होटल भाग ले रहे हैं। इसके अलावा कृषि मंत्रालय भी अपने स्टॉल लगा रहा है। यहां 43 फूड स्टॉल अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर केंद्रित होंगे। फेस्टिवल में गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, बिहार, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मणिपुर और मेघालय राज्य शामिल हैं। नहीं है कि आप अगर मिलेट्स को इम्पोर्टेंस देंगे तो आपके जो एग्रीकल्चर पे इसका क्या लाभ है, बाकी चीज़ों में क्या लाभ है। आई मीन वाटर, देखिए पानी की समस्या सबसे बड़ी मानी जाती है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि जो मैं तो हैरान हूँ कि हमारे जो क्यूलिनरी एक्सपर्ट्स हैं जो आज यहाँ पे इन्हें शानदार उन्होंने ये एग्जीबिशन की है, क्या क्या बना रहे हैं मिलेट से। G20 की अध्यक्षता कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और इस वक्त हम NDMC में मौजूद हो और यहाँ पे G20 इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल का आयोजन कराया जा रहा है। करीब
4 देशों के अलग अलग जो स्टॉल है वो लगाए गए हैं। वहीं भारत की बात करें तो करीब 14 राज्यों के स्टॉल लगाए गए हैं। लेकिन सबसे खास बात है, जब अनाज की बात होती है, जब खाने की बात होती है, तो बिहार के लिट्टी चोखा अपने आप में प्रसिद्ध है। और यही कारण है कि जब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यहां से गुजर रहे थे, उन्होंने लिट्टी चोखा का आनंद लिया। और यहाँ पे देखिए लिट्टी चोखा बनाया जा रहा है, यहाँ पे लिट्टी बनाई जा रही है और यहाँ पे चोखा भी रखा गया है। और अपने आप में ये जो स्टॉल है आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि मोटे अनाज की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि मोटे अनाज को बढ़ावा देना है। और यही कारण है कि लगातार जो विदेशों से भी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे लुत्फ उठा रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार की बात करें, और अमित कुमार जी हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमित कुमार जी यहाँ पे लिट्टी चोखा परोस रहे हैं, चूंकि आकर्षण का केंद्र भी है। अमित जी, किस तरीके से देखते हैं यहाँ पे आप लोगों ने स्टॉल लगाया है, केंद्रीय मंत्री अभी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, उन्होंने आनंद भी लिया, क्या कुछ खासियत है इस लिट्टी चोखा की? सर, सबसे बड़ी बात तो ये डिश जो है लिट्टी चोखा इंटरनेशनल डिश बन चुकी है। तो बिहार की प्रसिद्ध है, बट ये आज के डेट में जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने हुआ है मोटे मिल्ट इसके बाद में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, तो ये शुद्ध मोटे अनाज से ही बना हुआ है। जैसे आटा के बनाई जाती है, इसको मोटा अनाज में आटा भी आते हैं। अच्छा, पिछली बार आपने देखा होगा प्रधानमंत्री भी जब ऐसे आयोजन में गए थे तो उन्होंने भी बैठकर लिट्टी चोखा का आनंद लिया था। जी जी। तो जैसे कि पहले भी आपको बताया सर कि ये डिश जो है ना, हमारे भारतीयता की आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है, जो विश्व स्तर पे हम इसको पहुंचा रहे हैं। अगर हमारे केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री अगर हमारी तारीफ कर रहे हैं डिश की, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उन्हें ये व्यंजन पसंद आ रहा है। और ये आज के डेट में राष्ट्रीय नहीं, बिहार की व्यंजन नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन बन चुकी है और लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। और साफ तौर पे देखिए यहाँ पे जब हम लिट्टी चोखा की बात करते हैं और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन आप देखेंगे, और सत्तू की बात करें, क्योंकि आमतौर पे ग्रामीण इलाकों में आप जाएंगे, पूर्वांचल के क्षेत्र में जाएंगे, यूपी बिहार में जाएंगे, तो सत्तू काफी प्रसिद्ध होता है। और यहाँ पे सत्तू बनाया जा रहा है। और सत्तू में चाहे हम प्याज की बात करें, नींबू की बात करें, अलग अलग जो चीजें हैं वो डाली जाती है। और काफी मशहूर सत्तू होता है। तो निश्चित रूप से मोटे अनाज को लगातार बढ़ावा देने का जो सपना है प्रधानमंत्री का, उसी कड़ी में इस तरीके के जो आयोजन हैं वो कराए जा रहे हैं। और आज करीब 4 देशों की बात करें, 14 राज्यों की बात करें, वहां के अलग अलग जो स्टॉल है, अलग अलग जो फूड स्टॉल है वो लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। इस बार G20 की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां एलजी पर खूब बरसे है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि एलजी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश न मानने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि डिस्कॉम्स बोर्ड से आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं को एलजी ने हटाया। और ये बड़ी खबर, जहां एलजी पर खूब बरसे है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश पालन नहीं किया जा रहा है एलजी द्वारा। और ऐसे में डिस्कॉम्स बोर्ड से आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं को एलजी ने हटा दिया है, जिसके ऊपर आक्रामक रूप में दिखाई दिए हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। एलजी पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। डिस्कॉम्स बोर्ड से आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं को हटाया गया, जिसके बाद एलजी पर खूब बरसते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिखाई दिए। और बड़ी खबर चित्रकूट से, जहां निखत अंसारी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। निखत और उसके ड्राइवर नियाज को 16 फरवरी तक कोर्ट ने हिरासत में भेज दिया है। रिमांड के लिए कोर्ट में जरा हुई थी, जिसके बाद पहले भी जेल के कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। और अब ये बड़ी कार्रवाई, ड्राइवर नियाज को भी 16 फरवरी तक कोर्ट ने हिरासत में भेजा है। रिमांड के लिए कोर्ट में पहले जरा हुई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई अब की गई है। चित्रकूट से ये मामला लगातार अब तूल पकड़ता हुआ, निखत अंसारी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां निखत और उसके ड्राइवर नियाज को 16 फरवरी तक कोर्ट ने हिरासत में भेज दिया है। रिमांड के लिए कोर्ट ने पहले जुरा हुई थी कोर्ट में, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई अब की गई है। पहले भी बता दें कि जेल के कई अधिकारियों को इसके लिए फटकार लगाई जा चुकी है और कार्रवाई भी की जा चुकी है। निखत अंसारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोहन लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन, क्योंकि अब एक और इसमें जांच में ग्रोथ सामने आई है, जहां निखत के ड्राइवर को भी 16 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया गया है। क्या कुछ ज्यादा जरूरी अपडेट आपके पास इस वक्त?
जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है निकाहत को और उसके ड्राइवर को अभी जो है कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके जो है आरोपित पक्ष के वकील ने बताया है कि उनके जो है बचाव पक्ष के लिए अंदर बहस हुई थी, लेकिन जो है कोर्ट ने जो है उस निकाहत और उसके ड्राइवर को जो है 16 तारीख तक के लिए जो है न्यायिक हिरासत में रिमांड पर जेल भेज दिया है। जी सोहन, अब क्या कुछ इन पर कार्रवाई हो सकती है आगे, क्योंकि हिरासत में तो ले लिया गया है, अब आगे इनकी मुश्किलें किस तरह से बढ़ सकती है? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है ये पूरा केस हुआ है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत काफी मुश्किलें बढ़ जाएंगी कि क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है अब्बास अंसारी जेल पर बंद है, और जिस तरह से पुलिस ने जो है बताया है कि निकाहत अब्बास अली से जेल में जो है अनऑफिशियल तरीके से मुलाकात कर रही थी, तभी उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो है यहाँ तक भी पुलिस ने आरोप लगाया है कि जेल से जो है भगाने की कोशिश। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सोहन। वही कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीते लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए 10 बड़े बाड़े बनाकर तैयार किए जाएंगे। 7 नर और 5 मादा चीतों को भारत ले जाने के लिए विमान दिल्ली से साउथ अफ्रीका के लिए उड़ान भरेगा। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका से चीतों को भारत को देने के लिए दोनों सरकार के बीच MOU साइन हुआ है, जिसके बाद 12 चीतों के आने का रास्ता साफ हो गया है और चीतों के लिए एक बार फिर से कूनो नेशनल पार्क में विशेष तैयारियां की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि 18 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क चीते लाए जा सकते हैं। अब अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भारत के प्राचीन शहरों के नाम दोबारा उनके वास्तविक नाम पर रखे जाने की मांग की गई है। याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में सूचना के अधिकार के तहत मांग की गई है कि भारत में मध्यकाल में जिन शहरों के नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे गए, उनके पूर्व के प्राचीन नाम खोजे जाएं। याचिका में रीनेमिंग कमीशन बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि रीनेमिंग कमीशन पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, इसके साथ साथ धार्मिक स्थलों के उन वास्तविक नाम को खोजे जिन्हें विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखा गया है। वहीं बिहार के जदयू MLC राधाचरण सेठ उर्फ शाहजी के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। करीब 75 से 80 घंटे तक लगातार ये छापा चला। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर और स्थानीय लोगों की बात माने तो करोड़ों रुपए के गबन की बात सामने आ रही है। उनके समर्थकों का मानना है कि इनकम टैक्स के आला अधिकारी इस मामले में अब तक कोई भी वरीय पदाधिकारी किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की है। वहीं इस मामले पर विशेष संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने जायजा लिया। क्या कुछ हुआ उस दौरान आपको दिखाते हैं। नीतीश कुमार हैं, जी हाँ, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे उस समय कहा गया था जब माना जाता था कि नीतीश कुमार ईमानदार हैं और ईमानदारी की पार्टी चलाते हैं। लेकिन बात यहाँ अटक जा रही है कि उन्हीं के पार्टी के MLC राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी मत कहिए, ये यहाँ के बिहार के कुबेर हैं, इसलिए कि इनके यहाँ लगातार 72 से लेकर 85 घंटे तक इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। यदि सोशल मीडिया की बात माने, यहाँ की मीडिया की बात माने और लोगों की बात माने तो करोड़ों का गबन पकड़ा गया। लेकिन प्रशासनिक पुष्टि इनकम टैक्स के कोई भी पदाधिकारी अब तक इस मामले को में जवाब नहीं दिए हैं, ना किसी तरह का उन्होंने कहा है कि इतना तरह का पकड़ाया है। लेकिन जिस प्रकार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि करोड़ों का ये संपत्ति का ब्यौरा में इनकम टैक्स का घोटाला किया गया, करोड़ों की प्रॉपर्टी पकड़ी गई, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है अब तक खुलकर सामने नहीं आ रहा है। इसलिए कि केंद्र में बैठे जो राजनेता जो चाल चल रहे हैं, शायद ये उन्हें ही मालूम है। यदि सूत्रों का माने तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के बड़े नेता मैनेज हो गए थे और उन्होंने बहुत तरह की बातें सामने आई। अरुण यादव को गलत तरीके से फंसाया भी गया उसके बाद लड़की वाले मामले में, जो कोर्ट रिहाई दे चुका है अब। लेकिन अब मामला अटकता है कि आखिर राधाचरण सेठ पर बार बार इस तरह का मामला क्यों होता है। कभी इनकम टैक्स की छापेमारी पहले भी
वहीं बाढ़ विवाद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बाढ़ विवाद न्यायालय परिसर में समझौता योग, फौजदारी मुकदमे, बिजली विभाग से संबंधित मुकदमे, बैंक से संबंधित मुकदमे, श्रम और मापतोल विभाग से संबंधित मुकदमे का जल्द निष्पादन के लिए भव्य राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका प्रथम न्यायाधीश राजीव रंजन ने उद्घाटन किया। इस दौरान राजीव रंजन ने कहा कि प्रत्येक 3 महीने पर इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन किया जाता है। वहीं भव्य राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अपने मामले को जल्द निस्तारित करने के लिए काफी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए भी दिखाई दिए। वहीं सुपौल जिले के अस्पताल में 30 डॉक्टरों का काम 3 डॉक्टरों से लिया जा रहा है। यहां मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर सिर्फ रेफर का पर्ची हाथ लगता है। अस्पताल के प्रबंधक का कहना है कि इस अस्पताल में डॉक्टर की कमी है। 30 डॉक्टर यहां चाहिए, लेकिन 3 डॉक्टर और एक प्रभारी से यह अस्पताल संचालित है। डॉक्टरों की कमी से परेशानी होती है। इस समस्या के संबंध में जिला स्तर पर वरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया है। कितने की कैपेसिटी है, कितना यहाँ चाहिए? यहाँ 30 चाहिए। 30 चाहिए। अभी कार्यरत कितने हैं? 3 है और एक प्रभारी। एक प्रभारी, 4 डॉक्टर हैं। 4 डॉक्टर के भरोसे अनुमंडलीय अस्पताल संचालित है। कठिनाई होती है? कठिनाई हो रही है। इसके लिए क्या किया जाए? जिला को भी अवगत कराया गया, जिला भी इससे अवगत हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है यहाँ चिकित्सक दिया जाए। कोशिश वो कर रहे हैं। अब स्टेट से जो वह राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों को देखते हुए 10 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 अब लागू रहेगी। लखनऊ पुलिस कमिश्नरी ने इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 18 फरवरी को 2023 को महाशिवरात्रि, 7 मार्च को होलिका दहन और 8 मार्च को शब बारात से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके साथ ही कई परीक्षाएं आयोजित की जानी है, जिसको लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। वहीं बहादुरगढ़ में जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री की पहली और दूसरी मंजिल जलकर राख हुई है, जिसमें फैक्ट्री मालिक को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं पीएम मोदी के मुंबई दौरे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह 17, 18 और 19 फरवरी को नागपुर, पुणे और कोल्हापुर के दौरे पर होंगे। इस दौरान अमित शाह कई विकास कामों का लोकार्पण करेंगे। बीजेपी की संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे। आगामी पुणे के कस्बा और पिंपरी चिंचवड़ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इनके अलावा अमित शाह आगामी महापालिका चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी की क्षमता और भविष्य में ताकत बढ़ाने के लिए तैयारियों का जायजा भी लेंगे। वहीं बाल संत साहिल जी की महाराज जी की आतंकियों ने जान से मारने की धमकी दी है। यह तीसरी बार है जब आतंकियों ने एक बार नहीं कई बार संत को मारने की धमकी दी है। इस बार ये धमकी आतंकियों ने वीडियो कॉल करके दी है, जिसके बाद जम्मू में संत समाज में आक्रोश देखा गया और संतों को अब अपनी सुरक्षा का भी डर सता रहा है। हमारे संवाददाता ने बाल साहिल जी से महाराज से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। आतंकियों द्वारा जान से मारने की धमकी के बाद न्यूज़ 1 इंडिया की खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त साहिल जी महाराज हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आतंकियों द्वारा वीडियो कॉल के जरिए आपको धमकी दी गई, तब आप कहां थे और क्या उनके द्वारा कहा गया? जय श्री राम हिंदुस्तान। पहले भी हमें 2020 में, फिर 2022 में और 2023 में, जो अभी रिसेंटली 8 फरवरी को शाम को 4 बजे हमें
लगातार एक नंबर से कॉल आ रहा था, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो हमने वो कॉल रिसीव नहीं किया। कम से कम 6-7 बार कॉल आया, हमने रिसीव नहीं किया। उसके बाद जब कॉल बार-बार आ ही रहा था तो हमने कहा चलो हम रिसीव करते हैं, क्या बोलते हैं। जैसे ही हमने कॉल रिसीव करी तो 2 आतंकी बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं जो आतंकी इसलिए क्योंकि एक तो नंबर +92 था, पाकिस्तान से नंबर था। दूसरा उनके हाथ में वो विद आर्म्ड बैठे हुए थे, वेपन्स के साथ बैठे हुए थे। तो उनसे जब बात हुई, हमने जैसे ही हमसे बात शुरू करी तो फिर वही धमकियाँ देने लगे कि तू तिरंगे झंडे गाड़ रहा है जम्मू कश्मीर में आके। महाराज जी, क्या लगता है कि आपने इस बार कश्मीर में जाकर तिरंगा लहराया तो उसके बाद उनकी धमकी आई? हाँ, उसके बाद ही उनकी धमकी आई क्योंकि हमने पहले 15 अगस्त को चढ़ाया था डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। अब 26 जनवरी को चढ़ाया हमने डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है कश्मीर का। उनके डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के अंदर जाके कुंड एक गाँव है, वहाँ पर हमने एक ऊँची चोटी पर बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहराया है, लोगों के बीच में जाकर के। जिसमें वो लोग आहत हो गए कि एक भगवाधारी तिरंगा झंडा लेके आया, वो वीडियो कॉल पे हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, तुम्हें मार देंगे। और 2 बार उन्होंने झंडा चढ़ा दिया, अब तीसरी बार वो झंडा जो है वो नहीं चढ़ा पाएगा, जिनके माध्यम से तो कहा। आपने सुना कि साफ तौर पर आतंकियों का वीडियो कॉल के जरिए साहिल जी महाराज जी से ये कहना था कि 2 बार आप तिरंगा लहरा चुके हैं, तीसरी बार आप नहीं लहराएंगे। साहिल महाराज जी, क्या लगता है कि हमारे समाज में संत महाराज भी सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा? देखिए, जो जहाँ सुरक्षा वाली बात है, रक्षा करने वाले तो प्रभु श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं, पूरे समाज की वही रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो संत सनातन के साथ साथ अपने राष्ट्र को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि यदि हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, यदि संत सुरक्षित है तो सनातन सुरक्षित है, और फिर सनातन सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। और पता नहीं ऐसा क्यों, अब आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, कुछ जो उच्च पदों पर अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्हें ये रंग पसंद नहीं है, ये भगवा उनको पसंद नहीं है। 2020 में हमें थ्रेट कॉल आई थी हमारे नंबर पर, और हमारा ये अधिकार बनता है, यदि हमारे मोबाइल नंबर पर कोई बंदा कॉल करके धमकी देता है, ये जानने का हमारा अधिकार है कि ये कॉल कहाँ से आया और किस व्यक्ति ने किया, जिसकी सूचना हमें अभी तक नहीं प्राप्त हुई। तो सुना आपने साहिल महाराज जी का साफ तौर पर कहना है कि आतंकियों द्वारा कितनी भी बार इन्हें जान से मार देने की धमकियां दी जाए, लेकिन ये अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे। वहीं ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने भारत मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। मौके पर पुलिस की हेल्प लेने के लिए मोबाइल में गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड करने के लिए जागरूक भी किया गया। स्कूल में हमने एक जो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से गौरा शक्ति ऐप के बारे में और जो लड़कियों के और महिलाओं के सेल्फ डिफेंस के बारे में उनको जागरूक करने के लिए एक छोटी सी वर्कशॉप रखी थी, तो उसी के बारे में हम भरत मंदिर इंटर कॉलेज में बताने के लिए आए थे। ये जागरूक अभियान चलाया जा रहा है पुलिस के माध्यम से? सभी जगह पूरे उत्तराखंड में सभी थाने में एक महिला हेल्प डेस्क प्रभारी बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से सभी स्कूल में, कॉलेज में या जो भी एक महिला CLG भी बनाई गई है, उसके माध्यम से सभी के उसमें ये किया जा रहा है। जिस तरह से क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है पूरे उत्तराखंड में, उसके लिए हम सारे स्कूल्स में गौरा शक्ति ऐप जो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से लॉन्च हुई है, देवभूमि ITF टाइक्वांडो एसोसिएशन सभी स्कूल्स में टाइक्वांडो ट्रेनिंग दे रहा है। वहीं पौड़ी में 10 साल की नाबालिग का अपहरण करने के लिए मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आए 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 2 युवक शुक्रवार शाम को एक 10 साल की नाबालिग के घर पहुंचे थे, लेकिन नाबालिग के परिजनों ने सूझबूझ दिखाकर दोनों युवकों को एक कमरे में बंद कर डाला और घटना की सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को परिजनों की तहरीर पर गिरफ्तार कर लिया है। लड़की पौड़ी की थी, इससे इंस्टाग्राम पे जो है इनकी जो है मुलाकात फेसबुक पे हुई, और ये दोनों लड़के 10 तारीख को ये पौड़ी पहुँचे रात में,
और इन्होंने लड़के के घर में आए और उसमें जो है घर वालों को पता लगा कि हमारे घर में कोई लड़के दो लड़के मुजफ्फरनगर से आए। उन्होंने बंद किया और पुलिस को सूचना दी। इस आधार पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जो है थाने ले गई और वहाँ इनको जो है आज इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया सुसंगत धाराओं में, और आज इनको जो है न्यायालय में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फॉर्म के नजदीक पीएनजी के केंद्रीय भंडारण निगम के भंडार गृह में भीषण आग लग गई। आग की विकराल लपटों को देखकर वहां हड़कंप मच गया। धमाकों की आवाज से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना रायवाला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने फायर की टीम को मौके पर बुलाया। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रायवाला थाना प्रभारी कुलदीप पंत के मुताबिक पीएनजी के भंडार गृह में गेल कंपनी के प्लास्टिक के पाइप और अन्य सामान रखे हुए हैं। वहीं आग लगने की वजह से भंडार गृह के बगल में खड़ी एक जेसीबी भी जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो चलिए, देश दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।